हाय गाइस, वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो ऑफ दिस कोर्स डीएसए इन पाइथन। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो बेसिकली रिकर्जन क्या है। रिकर्जन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बोथ इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। सो इसी वजह से ये काइंड ऑफ प्रीरिक्विजिट है बिफोर जंपिंग इनटू द कोर्स वी शुड नो अबाउट रिकर्जन। सबसे पहले जो हम चीज़ कवर करेंगे वो है व्हाट इज़ रिकर्जन, कि बेसिकली रिकर्जन होता क्या है। अब रिकर्जन को समझने के लिए यू शुड नो टू थिंग्स, कि सबसे पहले हम रिकर्जन में जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसके लिए हम एक फंक्शन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ फंक्शन। अब उस वो फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि वो अपने आप को अपने उसी फंक्शन की बॉडी के अंदर दोबारा कॉल करता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये स्पेसिफिक टेक्निक है डेट इज़ वेरी यूनिक फॉर रिकर्जन। कि एक फंक्शन जब अपने आप को कॉल करे अपनी ही बॉडी के अंदर, वो बेसिकली रिकर्जन का प्रोसेस होता है या रिकर्जन का एक तरीका होता है। हम रिकर्जन में क्या करते हैं, एक बड़े प्रॉब्लम को बेसिकली हम वी डिवाइड दैट प्रॉब्लम और उसके छोटे छोटे टुकड़ों को हम सॉल्व करते हैं थ्रू दैट यूजिंग दैट फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन जो हम लिखते हैं। तो उससे ये होता है जब हम उन सब टुकड़ों को सॉल्व कर लेते हैं तो बेसिकली वो सारा प्रॉब्लम खुद बहुत सॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल अगर मैं दूँ रिकर्जन की, तो वो एक चीज़ है रशियन डॉल के नाम से। आई डोंट नो आप में से किसी ने इसका नाम सुना हुआ है कि नहीं, बट रशियन डॉल बेसिकली एक ऐसी डॉल होती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये डॉल है ना, रशियन डॉल, अगर हम इसको ओपन करें, इसका ऊपर एक ओपनिंग के लिए एक जगह होती है, अगर हम इसको ओपन करें उससे सेम एक डॉल निकलती है जो इससे सेम मिलती जुलती होती है लेकिन साइज में छोटी होती है। जब हम इसे ओपन करें, जो सेकंड वाली है, इसे ओपन करें तो सेम एक और डॉल निकलती है, सेम बट साइज में छोटी होती है। अगर इसको ओपन करें, सेम एक और डॉल निकलेगी। इसी तरह करते 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 आखिर में हमारे पास सबसे एक छोटी रशियन डॉल निकलती है जो कि फर्स्ट वाले से सेम होती है बट साइज में बहुत छोटी होती है। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्जन इन द रियल लाइफ, के स्मॉल 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 टुकड़ों में सेम फंक्शन कॉल करना, सेम प्रॉब्लम को स्मॉल डिवाइड करके सेम फंक्शन के थ्रू हल करना, बेसिकली रिकर्जन है। बाय कॉलिंग इट बेसिकली वही बात है कि फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है अपनी बॉडी के अंदर ताकि वो उस बड़े प्रॉब्लम को हल कर सके। नाउ अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिकर्जन, के रिकर्जन की प्रॉपर्टीज क्या हैं। सो बेसिकली रिकर्जन की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि रिकर्जन में हम सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बट डिफरेंट इनपुट्स होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल इस सेम अभी आपको समझ आ जाएगी मैंने ऊपर क्या कहा। अब रशियन डॉल के अंदर हमेशा ऑपरेशन एक ही था, हम खोल रहे थे उस डॉल को बट साइज डिफर कर रहा था। साइज मतलब साइज वेरी कर रहा था, साइज स्मॉल होता जा रहा था। इसी तरह जो प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम को एक ही ऑपरेशन उस पर लगाते रहते हैं, वो फंक्शन एक ही ऑपरेशन लगाता है बट उस जो इनपुट हम फंक्शन को देते हैं उसका साइज हमेशा जो है वेरी करता रहता है, हमेशा जो है डिफरेंट होता है। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी वो बेसिकली ये है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये स्मॉल डॉल है, इसके बाद इसके अंदर कोई डॉल नहीं है, तो ये बेसिकली स्टॉपिंग कंडीशन है। तो हम इसको कहते हैं रिकर्जन की दूसरी प्रॉपर्टी को बेस कंडीशन। तो बेस कंडीशन बेसिकली रिकर्जन में क्या होता है कि उसके बाद रिकर्जन नहीं होती, मतलब उसके बाद वो ऑपरेशन परफॉर्म होना रुक जाता है या वो फंक्शन दोबारा रिकॉल नहीं होता, रिकॉल होना बंद हो जाता है। तो वो बेसिकली हम जो है वो कंडीशन हम प्रॉपरली हम बताते हैं कि इस वक्त रिकर्जन पूरी ख़त्म हो जाए और इसके बाद दोबारा ये फंक्शन कॉल ही ना हो। ये दो मेन प्रॉपर्टीज है रिकर्जन की जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम देख लेते हैं तीसरी चीज़ के रिकर्जन इम्पोर्टेंट क्यों है, लाइक कि हम प्रोग्रामिंग में क्यों यूज़ करें रिकर्जन को। सो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन में ही इसका सबसे बड़ा यूज़ है कि हम एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं। जब भी ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के मुताबिक भी ठीक है कि जब भी एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में इस तरह तकसीम किया जाए कि अगर हम उस हर हिस्से को सॉल्व करें तो वो डायरेक्टली बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो प्रोग्रामिंग में लॉजिक बनाने के लिए वी divide a bigger problem into smaller problems so that we can solve each problem and hence we can get the result, final result.
तो इसलिए रिकर्जन का यूज़ प्रोग्रामिंग में, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब उसका दूसरा यूज़ बेसिकली ये है कि रिकर्जन का कॉन्सेप्ट डेटा स्ट्रक्चर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स में, डोंट वरी अबाउट दिस, वी विल, ये हम पढ़ेंगे आगे, ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स में। और ट्री और ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स में बहुत ज़्यादा रिकर्जन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, इस वजह से हम इसको अभी पढ़ रहे हैं, इस वजह से इसको पढ़ा जाता है। थर्ड इसका ये है कि ये डेटा स्ट्रक्चर में यूज होने के साथ साथ ये बहुत से एल्गोरिदम्स में भी यूज़ होता है। रिकर्जन का कॉन्सेप्ट बहुत से एल्गोरिदम का भी पार्ट है, और आपको उन एल्गोरिदम्स को समझने के लिए पहले रिकर्जन समझना ज़रूरी है। अब इसके ये तीन हमने एडवांटेजेस या देख लिए। अब हम फोर्थ चीज़ की तरफ आ जाते हैं कि एक्चुअली काम कर कैसे करता है रिकर्जन, हाउ इट वर्क्स। लाइक जब ये रिकर्जन हो रही होती है तो बेसिकली इसका हमें इनसाइड प्रोसेस क्या है कि जिसके थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो मैंने आपको क्या बताया ऊपर कि सबसे पहले इसमें एक चीज़ होती है कि फंक्शन कॉल इटसेल्फ, ये आपको पता होना चाहिए, सही है ये। और दूसरा क्या होता है, कॉलिंग एंड्स व्हेन कंडीशन मेट, कि जब हम में व्हेन बेस कंडीशन, जब मैं ऊपर बेस कंडीशन की बात कर रहा था, जब वो हमें मिल जाती है तो हम रिकर्जन रोक देते हैं, या यू कैन से कि फंक्शन कॉल होना बंद हो जाता है। तो बेसिकली हाउ इट हैपेंस इज लाइक हम इनपुट देते हैं फंक्शन को, हमने ये इनपुट दिया फंक्शन को, सही है, ये चेक करेगा कि बेस कंडीशन मेट हो रही है कि नहीं। इफ अगर बेस कंडीशन मेट होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेट होगी, तो ये कुछ भी नहीं करेगा, बेसिकली इट विल रिटर्न सम वैल्यू, ये कुछ वैल्यू रिटर्न कर देगा, उस फंक्शन का रिजल्ट रिटर्न कर देगा और बस स्टॉप हो जाएगा। और अगर कंडीशन मेट नहीं हुई, मतलब कंडीशन अभी हमें मिली ही नहीं, अभी वो कंडीशन आई ही नहीं जो हम चाहते हैं, तो वो दोबारा उस फंक्शन को कॉल करेगा। ये एक्चुअल प्रोसीजर होता है, लाइक दिस इज द एक्चुअल प्रोसीजर दैट हैपेंस इन रिकर्जन। अब हमने इसका एक्चुअल इनसाइड प्रोसीजर देख लिया। Before talking about recursion, yeah, before going forward, you should know like how function works. Like कि function stack is something, stack एक data structure है, but now you should consider it as a memory, ये एक computer memory होती है, सही है। अभी के लिए आप इसको कंप्यूटर मेमोरी रख के चलें, एक कंप्यूटर मेमोरी है। सो बेसिकली क्या होता है हमारे पास फंक्शन, हम जब फंक्शन के जब हम कॉल करते हैं ना, तो उसके साथ जो है स्टैक का बिहेवियर अभी हम पढ़ेंगे ताकि आपको पता हो। इसके लिए मैं एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल यूज कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस वन, लेट मी कॉपी दिस एंड लेट मी पेस्ट इट ओवर हियर। सो बेसिकली ये एक फंक्शन है प्रोग्रामिंग का, पाइथन में लिखा हुआ एक फंक्शन है। सो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, अब मैं इधर एक साथ एक स्टैक बना लेता हूँ, सही है, ये स्टैक मेमोरी है, सही है। बेसिकली स्टैक मेमोरी आपको मैं बताऊं तो एड्रेसेस स्टोर करती है, इसका बेसिक काम जो होता है वो एड्रेस स्टोर करना होता है। अब किसका एड्रेस स्टोर करती है वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले हो रहा है कि एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है फर्स्ट फंक्शन के नाम से, सही है। जब उसकी बॉडी के अंदर हम चले जाते हैं तो एक फंक्शन कॉल हो रहा है जिसका नाम है सेकंड फंक्शन। अब सेकंड फंक्शन की बॉडी ये रही। अब जब ये सेकंड फंक्शन कॉल होगा ना, तो यहाँ से जो कंट्रोल होगा शिफ्ट होके इस फंक्शन पे आ जाएगा। अब देखें कि यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट होके इधर आ गया, बट अब कंप्यूटर को किस तरह पता चलेगा कि फर्स्ट फंक्शन पे मैंने वापस जाके ये भी प्रिंट करना है। तो बेसिकली होता इस तरह है कि जब किसी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल होता है और उसकी जो कंट्रोल है वो शिफ्ट होकर दूसरे पे जाती है, तो स्टैक पे पहले फंक्शन का हम एड्रेस स्टोर हो जाता है डायरेक्टली। यहाँ पे डोंट यू आई वोंट यूज द एड्रेस अगेन, बट समझे कि यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का स्टोर हो गया, कि फर्स्ट फंक्शन का एड्रेस स्टोर हो गया। अब फर्स्ट फंक्शन का एड्रेस स्टोर हो गया और वो चला गया सेकंड फंक्शन पे, और सेकंड फंक्शन की जब एग्जीक्यूशन में गया तो उस वहाँ लिखा है प्रिंट आई एम सेकंड फंक्शन, तो सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा आई एम
सेकंड फंक्शन, और सेकंड फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा कि इसके एड्रेस के ये एग्जीक्यूट होगा भी। अब जैसे ही ये सेकंड फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पे लिखा आएगा कि आई एम सेकंड फंक्शन जो भी है, तो ये स्टैक से ना ये एड्रेस हट जाएगा, इसे कहते हैं हम पॉप। ये एड्रेस हट जाएगा स्टैक से। जब स्टैक में एड्रेस को जाने को पुश कहते हैं और स्टैक से एड्रेस को हट जाने के, एक बात याद रखें, स्टैक से फंक्शन का एड्रेस तभी हटेगा जब वो फुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये सेकंड फंक्शन जब फुली एग्जीक्यूट होगा, आई एम सेकंड फंक्शन लिखा हुआ आ गया, सही है, वो एग्जीक्यूट होगा तो स्टैक से हट गया। अब इसने कहाँ जाना है वापस, यहाँ पे ये आया था, यहाँ पे इस लाइन के बाद, ये क्योंकि ये इसने फर्स्ट फंक्शन की ये भी बॉडी को प्रिंट करना है, तो इसे किस तरह पता चला, डायरेक्टली ये इससे आगे अगला एड्रेस क्या है, फर्स्ट फंक्शन का। अब स्टैक को पता चल गया यार मैंने यहाँ फर्स्ट फंक्शन में वापस जाना है, तो वो वापस आ गया यहाँ पे। अब क्या हुआ, जब वो वापस आ गया तो बेसिकली फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे है, तो उसने क्या एग्जीक्यूट करना है, आई एम फर्स्ट फंक्शन, और जब ये आई एम फर्स्ट फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया तो ये स्टैक से ये भी एड्रेस हट जाएगा। बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक, कि हाउ स्टैक वर्क्स विद फंक्शन। अब हम देख लेते हैं कि क्या एग्जीक्यूशन भी इसी तरह हो रही है कि पहले आई एम सेकंड फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है और फिर आई एम फर्स्ट फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं इस सेल को, दिस इज बेसिकली जुपिटर नोटबुक, यू कैन यूज एनी IDE ऑफ योर चॉइस। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट फंक्शन को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। लुक, सो हमारे पास आई एम सेकंड फंक्शन पहले प्रिंट हो के आया और आई एम फर्स्ट फंक्शन बाद में प्रिंट हो गया है, जिस तरह मैंने आपको यहाँ बता दिया था। नाउ अब हमने ये फंक्शन का बिहेवियर देख लिया कि स्टैक के साथ फंक्शन का बिहेवियर क्या होता है। अब बेसिकली वी आर कंसिडरिंग रिकर्जन, तो हम बेसिकली रिकर्जन और स्टैक का बिहेवियर देखेंगे कि जब रिकर्जन कॉल होती है तो लाइक या रिकर्जन हम यूज़ करते हैं तो उसका स्टैक के साथ क्या बिहेवियर होता है। तो इसको भी मैं एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। बेसिकली दिस इज द एग्जांपल, लेट मी पेस्ट इट ओवर हियर। So yeah, दिस इज द एग्जांपल। सही है, यहाँ पे मैं स्टैक बना लेता हूँ ताकि आपको साथ साथ में बताता जाऊँ। अब ये स्टैक है, ये एड्रेस स्टोर करने के लिए। अब सबसे पहले क्या है कि हमने एक फंक्शन लिखा है जिसमें हम एक n पास कर रहे हैं पैरामीटर, सही है। सबसे पहले क्या कंडीशन चेक हो रही है, बेसिकली दिस इज द बेस कंडीशन जिसकी मैं बात कर रहा था, बेस कंडीशन। अब क्या कि सबसे पहले n चेक होगा कि क्या अगर वो लेस देन 1 है तो ये डायरेक्टली प्रिंट कर देगा कि n इज लेस देन 1, सो आई एम स्टॉपिंग। एल्स अगर n जो है लेस देन 1 नहीं है तो फिर क्या होगा कि दोबारा वही फंक्शन रिकॉल होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्जन। दोबारा उसने इसी फंक्शन को रिकॉल किया और क्या किया, n की जगह n-1 पास कर दिया। दोनों कंडीशंस आप देख लें, दोनों जो प्रॉपर्टीज है रिकर्जन की के इनपुट डिफरेंट दिया है लेकिन रिकॉल सेम फंक्शन को किया। तो अगर n जो है लेस देन 1 की जो कंडीशन है वो हमारे पास फॉल्स होगी, मतलब n 1 से बड़ा होगा या 1 होगा, तो वो n-1 रिकर्जन के फंक्शन को दोबारा कॉल कर देगा और आखिर में इसको प्रिंट कर देगा। सो लेट्स सॉल्व इट फॉर रिकर्जन 4। लाइक हम इसको ना n=4 पास कर देते हैं। अब हम जब हमने n=4 हमने पास कर दिया तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या 4 लेस देन 1 है। नो, ये रिकर्जन की वो फॉल होगी तो ये फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल होगी तो ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी और ये एल्स में चला जाएगा। अब ये एल्स में जब जाएगा बेसिकली तो ये सबसे पहले क्या है कि रिकर्जन n-1, तो ये कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ रिकर्जन 3 को 4-1 = 3 उसको कॉल कर देगा। अब देखें ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है रिकर्जन का। अब जब रिकर्जन 3 कॉल हुआ दोबारा यहाँ ऊपर सबसे पहले कंट्रोल चला जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी क्या 3 n जो 3 है वो लेस देन 1 है, नहीं,
ये भी फॉल्स हो गई। फिर वो इसमें आएगा और रिकर्जन n-1 3-1 विच इज 2 उसको कॉल कर देगा। अब जब रिकर्जन 4, सॉरी मैंने यहाँ लिखा नहीं, रिकर्जन 4 जब रिकर्जन 3 को कॉल करेगा तो अपना एड्रेस यहाँ स्टोर करेगा कि यार मैंने वापस यहाँ पे आना है ताकि मैं इस प्रिंट n जो को है वो एग्जीक्यूट कर पाऊँ। उसके बाद ये जब 3 के लिए जो रिकर्जन 3 है वो ऑब्वियसली रिकर्जन 2 को यहाँ पे कॉल करेगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट कंडीशन थी ये तो फॉल्स हो गई और सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो रिकर्जन 2 को कॉल करेगा। तो यहाँ पे अपने लिए रिकर्जन 2 का एड्रेस स्टोर गया, क्योंकि उसे पता है कि मैंने वापस यहाँ रिकर्जन 2 पे आना है और प्रिंट स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो मैंने एग्जीक्यूट करनी है। अब रिकर्जन 3 सॉरी रिकर्जन 2 कॉल हो गई। अब रिकर्जन 2 कॉल होगी तो सबसे पहले चेक होगा क्या 2 इज लेस देन 1, नो, ये भी हमारे पास फॉल्स हो गई। उसके बाद क्या होगा, रिकर्जन 2 सबसे पहले अपना यहाँ पे एड्रेस स्टोर करेगा, अपना एड्रेस स्टोर कर लिया कि यार वापस आना है यहाँ पे, और रिकर्जन 2-1 विच इज रिकर्जन 1 उसको कॉल कर देगा। अब रिकर्जन 1 कॉल हो गया। अब सबसे पहले जब रिकर्जन 1 कॉल होगा तो क्या चेक होगा, इफ n इज लेस देन 1, क्या 1 लेस देन 1 है, नहीं, इक्वल टू 1 है लेकिन वो यहाँ पे गिवन नहीं है। तो आगे क्या होगा बेसिकली कि अब रिकर्जन 1 हमारे पास ये अपने पास एक स्टोर कर लेगी कि यार मैंने रिकर्जन 1 पे वापस आना है। अब रिकर्जन 1 क्या करेगी कि रिकर्जन, अब ये कंडीशन फॉल होगी रिकर्जन 1 के लिए, अब रिकर्जन n-1 रिकर्जन 0 कॉल हो जाएगा, सेम फंक्शन 0 n के साथ, मतलब n की जो वैल्यू है 0 के साथ कॉल हो जाएगा। अब 0 इज लेस देन 1 तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी हमारे पास। अब ये जब कंडीशन ट्रू हो गई, इसके बाद में यहाँ देख लें, जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, n is less than 1 सो आई एम स्टॉपिंग। सबसे पहले ये प्रिंट होगा किसके लिए, रिकर्जन 0, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई। उसके बाद रिकर्जन 1 पे वो वापस आएगा, क्योंकि सबसे पहले स्टैक में कौन सा एड्रेस है, रिकर्जन 1 का। जब रिकर्जन 1 पे वो वापस आया तो यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे आएगा, सही है। तो क्या करना है यहाँ पे, प्रिंट 1, तो यहाँ पे वो 1 की वैल्यू प्रिंट कर देगा और इसका एड्रेस यहाँ से उड़ा देगा। अब स्टैक में उसके बाद कौन सा वो है, रिकर्जन 2। रिकर्जन 2 के लिए वो क्या करेगा, वहां यहीं पे आएगा वापस, तो उसके लिए क्या करना है, प्रिंट एन की क्या वैल्यू है 2, तो वो एन की बेसिकली वैल्यू प्रिंट कर देगा और यहाँ से स्टैक से वो अपना एड्रेस उड़ा देगा रिकर्जन 2 के लिए। अब रिकर्जन 2 को एग्जीक्यूट करने के बाद कौन सी वैल्यू है एन की, 3, सेम यहाँ पे प्रिंट 3 और यहाँ पे उड़ा देगा। अब बेसिकली यहाँ पे हर एड्रेस वापस इस वजह से आ रहा है कि जो कंट्रोल शिफ्ट हुआ तो वो इस जगह से हुआ था जहां हमने रिकर्जन n-1 कॉल की थी। तो हमेशा याद रखें प्रोग्रामिंग में जब भी अगर किसी लाइन से कंट्रोल शिफ्ट होता है तो कंट्रोल वापस उसी अगली लाइन पे आता है, तो हमेशा कंट्रोल प्रिंट n पे वापस आ रहा है। अब 3 के बाद रिकर्जन 4 है लास्ट वाला, तो ये डायरेक्टली प्रिंट n विच इज n इज इक्वल टू 4 प्रिंट करके, तो जब स्टैक फुल एम्प्टी हो गई मीन्स स्टैक इज नील, तो ये प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हो गया। अब इसका ये आउटपुट है n इज लेस देन 1 1 2 3 4। लेट्स चेक फॉर रिकर्जन 4 के क्या प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हम इस सेल को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, उसके बाद हम एक और सेल डाल के, हम रिकर्जन 4 के लिए हमने किया था बेसिकली रिकर्जन 4, हम इसको पैरामीटर में दे देते हैं और शिफ्ट प्लस एंटर। सो यू कैन सी दैट n इज लेस देन सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसने प्रिंट 1 किया, 2 किया, 3 किया और 4 किया, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। अब हमें स्टैक, हमने लाइक मोस्ट ऑफ चीज कवर कर ली है कि रिकर्जन के साथ स्टैक का क्या रिलेशन है। अब हम एक चीज है प्रोग्रामिंग की, रिकर्जन को हम बेसिकली एक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के साथ कंपेयर करेंगे और वो कॉन्सेप्ट है रिकर्जन का और आइट्रेशन का। अब बेसिकली आइट्रेशन क्या होता है, आइट्रेटिव सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें वी यूज लूप्स। एक काम के करने के लिए हम लूप यूज करते हैं जो कि एक ही काम को बार बार करता रहता है और
एंड रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश करता है। होप सो आप सबने लूप्स के बारे में कुछ ना कुछ पता हो, अगर नहीं पता तो आई विल टेल यू गाइस राइट नाउ। तो बेसिकली सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक आइटरेटिव सॉल्यूशन देख लेते हैं कि आइटरेटिव सॉल्यूशन किस तरह का होता है। लेट मी कॉपी इट फ्रॉम हियर। ये मेरे पास पहले से एक आइटरेटिव सॉल्यूशन है। लेट मी पेस्ट इट ओवर हियर। So this is a iterative solution. बेसिकली ये क्या कर रहा है, तो ये पावर ऑफ टू फाइंड कर रहा है जिसमें हम एक n हम एक पैरामीटर में n एक वैल्यू दे रहे हैं, सही है, और ये उसकी पावर ऑफ टू n स्क्वायर फाइंड करके हमें रिटर्न कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं, सबसे पहले ये एक लूप वेरिएबल होता है, मोस्टली कन्वेंशनली आई होता है लूप वेरिएबल आई। तो पावर को हमने सबसे पहले हमने इसको इनिशिएट कर लिया है 1 के साथ। अब ये हमने वाइल लूप यूज़ किया है और हम कह रहे हैं कि जब तक i लेस देन n है तो तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि i इज इक्वल टू 0 है। i इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे, तो पावर इज इक्वल टू 1 है, सही है। अब जब लूप में जाएगा तो फॉर एग्जाम्पल हमने n पुट कर दिया 2, हमने n पुट 2 किया पैरामीटर में, तो सबसे पहले जो कंडीशन चेक होगी वो ये है कि क्या 0 इज लेस देन 2, मतलब i इज लेस देन n। सो दिस कंडीशन इज ट्रू, मतलब ये ऑब्वियसली 0 इज लेस देन 2, तो ये बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। जब ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो पावर की जो वैल्यू 1 थी वो 2 से मल्टीप्लाई होगी। अब 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2, तो हमें क्या मिल गया, 2 वैल्यू मिल गई। अब उसके बाद i प्लस प्लस होगा और i की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। ये होता है इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंट होता है, लूप में हम इंक्रीमेंट लगाते हैं जो लूप वेरिएबल होता है, ताकि लूप अगर हम ये इंक्रीमेंट नहीं लगाएंगे ना तो वेरिएबल हमें जो लूप है ना वो बार बार चलता रहेगा, क्योंकि i की वैल्यू तो इंक्रीज ही नहीं हो रही और ये हमेशा के लिए ये ट्रू होगी और ये इससे कभी एग्जिट ही नहीं कर पाएगा। इस वजह से हम इसको इंक्रीमेंट करते हैं। जब हमारे पास ये इंक्रीमेंट होके 1 हो गया, पावर की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, पावर की वैल्यू हमारे पास 2 है फर्स्ट आइट्रेशन के बाद। दिस इज बेसिकली फर्स्ट आइट्रेशन, इसको हम फर्स्ट आइट्रेशन कहते हैं। अब जब i की वैल्यू 1 होगी तो सेम कंपैरिजन होगा, क्या 1 इज लेस देन 2, i इज लेस देन n, 1 इज लेस देन 2, यस दिस इज आल्सो ट्रू। तो क्या होगा उसके बाद कि जो हमारी पावर की वैल्यू जो 2 थी वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और वो 4 हो जाएगी। अब क्या है, पावर की वैल्यू 4 होगी। बेसिकली दिस इज सेकेंड आइट्रेशन। अब व्हाट विल हैपन इज के अब क्या होगा उसके बाद के अब i प्लस प्लस जब होगा तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी। सो सबसे पहले जो कंडीशन चेक होगी कि 2 इज लेस देन 2, यहाँ पे कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 2 इज इक्वल टू 2। तो उसके बाद ये बॉडी एग्जिट हो जाएगी और जो स्टेटमेंट है रिटर्न पावर, तो 4 रिटर्न हो जाएगा एज यू नो कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब ये हमने पावर फाइंड करने का तरीका आइट्रेशंस के थ्रू लूप यूज करके किया। अब हम सेम चीज हम ये जो है एग्जीक्यूट करेंगे या कैसे कि हम करेंगे यूजिंग रिकर्जन, देखेंगे कि कौन सी चीज इजी है या कौन सी चीज मोर एफिशिएंट है। सो लेट मी पेस्ट इट ओवर हियर। सो देयर यू गो, ये रिकर्सिव सॉल्यूशन है सेम चीज का। अब हम एक काम कर लेते हैं, अब हम इसको समझ लेते हैं कि क्या है। सेम हम इसको जो है n इज इक्वल टू 2 के लिए कॉल कर लेते हैं ताकि हम इसको स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू कर लें। तो सबसे पहले बेस कंडीशन, एज यू नो ऑल रिकर्जन की एक प्रॉपर्टी के ये बेस कंडीशन है कि अगर n इज इक्वल टू 0 हो जाए तो हमने 1 रिटर्न कर देना। सो सबसे पहले ये चेक होगा कि क्या n 2 इज इक्वल टू 0 है, तो ये कंडीशन फॉल हो जाएगी और वो अपने एज या रिकर्सिव ब्लॉक पे चला जाएगा। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि बेसिकली पावर के सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे सॉरी मैंने ऊपर नाम चेंज किया, ये पावर ऑफ रैक है। तो ये सेम फंक्शन को कॉल कर रहा है लेकिन 2 माइनस 1 1 के लिए कॉल कर रहा है। वो स्टैक वाला अभी मैं नहीं बताऊंगा कि हाउ इट इज गोइंग टू स्टैक, आई होप सो आप सबको समझ आ गया हो। अब ये बेसिकली स्टैक पे ये पुश हो गया होगा, उसके बाद स्टैक पे ये पुश होगा,
आई होप सो आपको समझ आ गया हो। अब पावर ऑफ 1 कॉल हो गया। अब जब ये पावर ऑफ 1 कॉल हो गया तो ऊपर जाएगा और ये चेक करेगा क्या 1 इज इक्वल टू 0 है। नो, दिस इज नॉट ऑल, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो ये क्या करेगा, ये पावर ऑफ 0 के लिए कॉल करेगा। सेम फंक्शन को 0 के लिए एज 1 - 1 इज इक्वल टू 0, 0 के लिए कॉल करेगा। जब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो क्या रिटर्न कर देगा, पावर की वैल्यू में क्या आ जाएगा 1, रिटर्न होके 1 आ जाएगा हमारे पास। बेसिकली रिटर्निंग कोफिशिएंट, रिटर्निंग वेरिएबल यहाँ हमारे पास पावर का है, तो पावर में 1 स्टोर हो जाएगा। यू कैन से कि हमारे पास 1 रिटर्न होके हमारे पास आ जाएगा। जब हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो गया तो उसके बाद बारी आएगी हमारे पास इसकी कि पावर ऑफ 1 हमारे पास एग्जीक्यूट होके, जब पावर ऑफ 1 हमारे पास एग्जीक्यूट होगा तो जो कंट्रोल है वापस यहाँ पे आएगा। तो क्या पावर की वैल्यू मल्टीप्लाई होके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एज हमारे पास पहले जो रिकर्सिव कॉल के बाद पावर की वैल्यू 1 थी, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 हो जाएगी। अब जब ये भी एग्जीक्यूट हो गया तो फिर इसकी बारी आ गई, इसका भी कंट्रोल यहीं पे ट्रांसफर होके आएगा और पावर की मल्टीप्लाई दोबारा, पावर की वैल्यू दोबारा 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो उसके बाद पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 4 हो जाएगी। तो एज यू नो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो सेम सोल्यूशन है। तो हमने दोनों सॉल्यूशंस अभी तक यहाँ तक देख लिए हैं, लेकिन अभी हमें देखना है कि यार कि इन दोनों सॉल्यूशंस में बेसिकली डिफरेंस क्या है, हमें क्यों आइटरेटिव सॉल्यूशन यूज़ नहीं करना चाहिए या आइटरेटिव सॉल्यूशन यूज़ करना चाहिए, इन दोनों में डिफरेंस कहाँ है और कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है और उसके कौन कौन से फैक्टर है जो इसको हमारे लिए प्रोग्राम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइम फैक्टर को, कि बेसिकली टाइम फैक्टर दोनों प्रोग्राम टाइम फैक्टर का क्या इफेक्ट है। तो बेसिकली टाइम फैक्टर, टाइम मतलब एग्जीक्यूशन या टाइम जो कंज्यूम होता है, ये टाइम कंप्यूटेशनल टाइम जो है वो हमारे पास जो आइटरेटिव सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास टाइम जो है वो कम यूज होता है, रिड्यूस्ड होता है हमारे पास टाइम। और ऑन द अदर एंड अगर हम देखें हमारे पास जो रिकर्सिव सॉल्यूशन है उसमें हमारे पास टाइम ज़्यादा लगता है। किस तरह ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम बार बार पुश कर रहे होते हैं, एड्रेसेस पुश कर रहे होते हैं, एज यू नो मैंने आपको बताया। फिर वो एड्रेसेस पॉप कर रहे होते हैं, तो वो वेट करता है कि यार कब वो एड्रेस एग्जीक्यूट होगा, मैं वापस जाऊंगा, मैं उस एड्रेस को पॉप करूंगा, फिर उसकी प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगा। तो इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। और आइटरेटिव सोल्यूशन में अगर आपको आपको जो रिक्वायरमेंट है, आप टाइम बचाना चाहते हैं या आपको कंप्यूटेशनल टाइम आपके लिए मैटर करता है, तो आइटरेटिव सोल्यूशन इज़ द वन यू शुड यूज़। अच्छा, अब हमने टाइम फैक्टर तो दोनों का कंसिडर कर लिया कि जो रिकर्सिव सॉल्यूशंस में टाइम फैक्टर ज़्यादा ज़रूरत आता है। तो अब हम देखते हैं स्पेस फैक्टर, कि स्पेस फैक्टर के लिहाज से स्पेस फैक्टर, और यू कैन से स्पेस अभी आप ना सीखे मेमोरी यूजेज, के मेमोरी यूजेज के लिहाज से कौन सा फैक्टर हमारे पास अच्छा है। उसमें भी जो है हमारे पास आइटरेटिव ये चीज़ जीत जाता है। आइटरेटिव में मेमोरी कम यूज़ होती है, लेस मेमोरी इज यूज। ऑन द अदर एंड रिकर्सिव सॉल्यूशंस जो हैं उनमें हमारे पास एज यू नो कि स्टैक यूज होता है। स्टैक एक कंप्यूटर मेमोरी है जिसमें वो प्रॉपरली आइटरेटिव सॉल्यूशन में बेसिकली कोई मेमोरी एज सच खास यूज नहीं होती, सिर्फ जो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं वो मेमोरी में स्टोर होते हैं और जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऑन द अदर एंड जो उसी वक्त रियल टाइम मेमोरीज यूज़ होती है स्टैक की, वो यूज़ होती है क्योंकि वो एड्रेसेस जो होते हैं बार बार पुश किए जाते हैं, पॉप किए जाते हैं और उसमें स्टैक की मेमोरी यूज़ हो जाती है। और इस अगर स्पेस के लिहाज से भी देखें, और अगर आपको कंप्यूटेशनल आप जो है ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जो मेमोरी कम यूजेज करे, तो उसमें भी आइटरेटिव ठीक रहेगा। अब लेकिन एक एज जो है वो रिकर्सिव सॉल्यूशंस को एक एज है कि दे आर इजी टू लाइक राइट। इनमें आप प्रोग्राम्स जो हैं इजीली लिख सकते हैं। ऑन द अदर एंड आइटरेटिव सॉल्यूशन में आपको लूप वेरिएबल्स को देखना पड़ता है, वो प्रॉपर लॉजिक और हर एक आइटरेशन का देखना पड़ता है। ऑन द अदर एंड अगर आपको रिकर्सिव फ्लो एक चीज़ है, मतलब आपको रिकर्सिव फ्लो का पता चल गया तो आपको लिए प्रोग्रामिंग बहुत आसान हो जाती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि 3 steps टू राइट रिकर्सिव सॉल्यूशंस।
अब हम तीन स्टेप्स किसी भी कोई भी रिकर्सिव सॉल्यूशंस लिखने के लिए जो हम मेजर तीन स्टेप फॉलो करते हैं वो हम बेसिकली देखेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो मैंने ऊपर डिस्कस किया, जो अभी मेकिंग अ रिकर्सिव फ्लो। इस इन तीन स्टेप्स को हम एक बेसिकली एक एग्जांपल से देखेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल करेंगे फैक्टोरियल की। बेसिकली फैक्टोरियल अगर किसी को नहीं पता तो फैक्टोरियल एक मैथमेटिकली टर्म है जिसमें बेसिकली इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं एन फैक्टोरियल। अब एन इसमें एक इंटीजर नंबर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको करें टू फैक्टोरियल, तो टू फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाय वन विच इज इक्वल टू टू। इससे आपको सही वो नहीं होगा। अगर हम फोर फैक्टोरियल करें तो बेसिकली इट इज नथिंग जस्ट फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन विच इज इक्वल टू समथिंग लाइक 24 और सो। बेसिकली इसमें ये होता है कि अगर हम जो भी एन होता है वो वन अपने उस एन से लेके वन तक उन तमाम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। मीन्स एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस टू और यहाँ तक कि वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमें अभी आपको भी पता चल गया होगा कि बेसिकली फैक्टोरियल क्या होता है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये फैक्टोरियल इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन और यू कैन से मैथमेटिकल टेक्निक जिसमें हम एन को उसके तमाम मतलब उसके प्रीवियस टर्म के साथ या प्रीवियस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं टिल वन, जब तक वन नहीं आता। तो दिस इज कॉल्ड एज फैक्टोरियल। तो इसके लिए हम रिकर्सिव सॉल्यूशन का एक प्रोग्राम लिख लेते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं फैक्टोरियल, जो कि एक आर्गुमेंट्स में एक एन नंबर लेगा। अब उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था कि सबसे पहले हम रिकर्सिव सॉल्यूशंस के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो बेसिकली होता है कि हम उसके लिए रिकर्सिव फ्लोज लिखें। अब हम फैक्टोरियल के लिए इसका फ्लो देख लेते हैं। रिकर्सिव फ्लो के ये किस तरह काम करेगा या किस तरह फ्लो करेगा। तो एज यू कैन सी हियर, अगर हम इस एन को सेपरेट करें, हमने एन सेपरेट कर दिया। अब ये चीज़ क्या शो कर रही है, बेसिकली ये चीज़ सेम आप देखें तो एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री और वन तक। तो बेसिकली इट इज शोइंग के एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो हम इसे इन शॉर्ट वी कैन राइट इट एज एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। मीन्स अगर हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखें तो हम उसके एन को सेम टू सेम रिकर्सिव उसके फंक्शन में पास कर एन माइनस वन पास करके वी कैन डायरेक्टली फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ दैट प्रोग्राम। आई होप सो इट मेक सेंस। ये थोड़ी लॉजिकल चीज़ है बट देयर इज नथिंग लाइक डिफिकल्ट। हमने सिर्फ रिकर्सिव एक फ्लो लाइक रिकर्जन का एक लाइक गैप ढूंढा है कि कहाँ हम रिकर्जन अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स डू दिस कि हम ये जो चीज़ हमने अभी यहाँ पे लिखी है वो हम अपने कोड में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बेस सॉल्यूशंस को भी नहीं, बेस कंडीशन को भी नहीं देखेंगे। सबसे पहले हमने जो चीज़ उधर लिखी है हम वो लिख लेते हैं। रिटर्न एन इंटू एन को मल्टीप्लाई कर दो फैक्टोरियल एन माइनस वन, इसको हमने रिकर्सिवली कॉल कर दिया। अब तक ये हमारा बेसिकली फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया जिसमें हमें अपने यहाँ रिकर्सिव फ्लो बनाना था। नाउ वी विल कम टू अवर सेकंड स्टेप। सो सेकंड स्टेप बेसिकली ये है कि बेस कंडीशन बनाना। अब मैंने आपको जिस तरह पहले भी कहा था कि कोई भी रिकर्सिव सॉल्यूशन बेस कंडीशन के बगैर अधूरा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं ये कब तक मैंने फ्लो को कॉल करते रहने। अगर ये जो प्रोग्राम मैंने अभी लिखा है अगर इसको मैं रन करूँगा तो बेसिकली ये अपने उस रिकर्सिव आइट्रेशन से निकल ही नहीं पाएगा, तो इट विल गिव मी एरर। अच्छा, अब दूसरा चीज़ आ जाती है बेस कंडीशन। अब ये हम फैक्टोरियल के बेस कंडीशन किस तरह रखेंगे। अब हम कहाँ तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ तक। तो बेसिकली वन फैक्टोरियल भी वन के इक्वल होता है और जीरो फैक्टोरियल भी वन के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब तक एन वन या जीरो ना हो जाए तो तब तक ये चलता रहे, क्योंकि उसके बाद तो हम कहीं मल्टीप्लाई नहीं कर सकते या उस नंबर को उस वन या जीरो के बाद हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बेसिकली, क्योंकि लास्ट नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे वो वन है। और वन किस तरह आ सकता है, वन फैक्टोरियल और जीरो फैक्टोरियल से। इस वजह से हम उसके बाद इस नंबर को किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसके लिए हम बेस कंडीशन लिख लेते हैं यहाँ पे। सो बेस कंडीशन इस तरह लिखेंगे इफ स्टेटमेंट यूज करते हुए, इफ एन इन सो जीरो वन
रिटर्न सो बेसिकली एज जीरो फैक्टोरियल भी वन के इक्वल होता है और वन फैक्टोरियल भी वन भी इक्वल होता है। तो जैसे ही जो है हमारे पास n वन के इक्वल होगा या जीरो के इक्वल होगा तो हमारे पास वो रिटर्न कर वन करके उस फैक्टोरियल के लूप में से निकल जाएगा और एल्स वाली कंडीशन ये हमारे पास एल्स ब्लॉक में आ जाएगा। अब आई होप सो इट डज मेक सेंस टू यू। तो बेसिकली मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले एक हमने एन आर्गुमेंट देना है, एन एक इंटीजर होगा। सबसे पहले वो चेक होगा क्या वो जीरो या वन है। अगर ये वो जीरो या वन है तो मीन्स कि ये फैक्टोरियल की लास्ट आइट्रेशन है। इसके बाद फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है क्योंकि जीरो फैक्टोरियल भी वन होता है और वन फैक्टोरियल भी वन होता है और फैक्टोरियल्स में नेगेटिव वैल्यू हमारे पास नहीं आती। उसके बाद एल्स की कंडीशन में चेक होगा अगर जीरो वन नहीं है तो एन को मल्टीप्लाई कर दो फैक्टोरियल एन माइनस वन के साथ, उसके जो प्रीवियस हमारे पास डिजिट्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होता रहे। एज यू कैन सी फॉर्मूला में यही हो रहा है। अब हमें बेस कंडीशन की भी समझ आ गई, हमारे पास हमें रिकर्सिव फ्लोज की भी समझ आ गई। अब जो तीसरी चीज़ है बेसिकली, सॉरी ये दूसरी थी, तीसरी चीज़ हमारे पास जो है वो है अनडिजायरेबल अनडिजायरेबल केसेस के या अनइंटेंशनल केसेस। मींस के केसेस जो के नहीं आने चाहिए या वो लाइक केसेस जो वो पैरामीटर्स जो हम अपने प्रोग्राम को ना दें या वो पैरामीटर्स अगर जो हम गलती से एक यूज़र फॉर एग्जांपल अगर नेगेटिव नंबर दे देते हैं तो हमारे प्रोग्राम तो कंफ्यूज हो गया क्योंकि फैक्टोरियल तो होता ही पॉजिटिव नंबर का है। तो ये एक अनडिजायरेबल केस है, ये एक ऐसा केस है जो कि हमारा प्रोग्राम समझ ही नहीं पाएगा। सो हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक तो हमारे पास एक फैक्टोरियल में ये होना चाहिए कि जो हमारे पास वो n है वो इंटीजर होना चाहिए, सही है, फ्लोट का फैक्टोरियल बेसिकली नहीं होता। और दूसरा केस हमें जो लिखने है वो ये है कि n हमेशा जीरो से लेस देन या जीरो हो क्योंकि जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन और इसके बाद कोई नंबर है ही नहीं जिसका नेगेटिव नंबर का बेसिकली फैक्टोरियल होता नहीं है। अब इन अनडिजायरेबल केसेस को किस तरह हम एम्बेड करेंगे या किस तरह हम अपने प्रोग्राम में लिखेंगे यूजिंग एसर्ट स्टेटमेंट। एसर्ट स्टेटमेंट्स आर नथिंग, इसमें हम जस्ट कंडीशन दे देते हैं, कंडीशंस नहीं, इसमें हम जस्ट केसेस दे देते हैं कि अगर ये केसेस आ जाएं या कि ये केसेस फॉल्स हो जाएं, मैं अभी आपको बताता हूँ, तो ये एरर थ्रो कर दो। तो बेसिकली इट विल बी लाइक दैट कि हम सबसे पहले ये चेक करेंगे प्रोग्राम में जैसे ही n पास होगा तो हम n चेक करेंगे। बेसिकली आपने एसर्ट का कीवर्ड यूज करना है और सबसे पहले चेक करना है कि n ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, जो हमारी पास वो पहली वाली एंड ऑपरेटर इस वजह से यूज किया कि ये दोनों जो कंडीशन है ये ट्रू होंगे तो आगे जाएगा और जो इंटीजर और जो हमारा n है वो इंटीजर होना चाहिए। अगर अब कॉमा के बाद आपने वो चीज़ लिखनी है जो कि आपने एरर थ्रो करना है, अगर ये दोनों चीज़ें फॉल्स हो जाती हैं तो आप ये एरर थ्रो कर दें नंबर n मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, सो अभी हम ये पूरा इस पे जो तीन हमारे पास रिकर्सिव सॉल्यूशंस के स्टेप्स थे वो हमने लगा लिए हैं। तो लेट्स रन इट, ये रन हो गया। अभी हम इसको फैक्टोरियल 4 के लिए बेसिकली चला के देख लेते हैं। तो फैक्टोरियल 4 हमारे पास 24 आ गया। अब हम इसको इस प्रोग्राम के हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम में बेसिकली फ्लो क्या है और इस प्रोग्राम में हो क्या है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। ओके, सो ये प्रोग्राम यहाँ आ गया। लेट मी ओके, सो सबसे पहले हमने इसको फैक्टोरियल 4 वैल्यू दी थी बेसिकली। ओके, फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल 4 जब इसे फैक्टोरियल 4 जब इसे मैंने वैल्यू दे दी तो सबसे पहले ये क्या चेक करेगा, क्या 4 लेस देन इज इक्वल टू 0 है। तो ये कंडीशन ट्रू होगी, यस 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 0। एंड क्या 4 इंटीजर है, तो वो भी कंडीशन ट्रू होगी, यस इट इज पॉजिटिव इंटीजर। तो ये एजर्ट स्टेटमेंट तो मतलब ये एरर थ्रो ही नहीं करेगा, ये मतलब इससे आउट है। फिर उसके बाद ये चेक करेगा कि क्या 4 जो है वो 0 1 में से है, तो डायरेक्टली ये भी फॉल्स हो गई, मतलब कि इफ कंडीशन हमारे पास पहले केस के लिए 4 के लिए नहीं चलेगी। एल्स, तो एल्स के लिए वो क्या करेगा, हमारे पास रिटर्न कर देगा बेसिकली। हम इसको बाद में देखेंगे। तो ये फैक्टोरियल 3 को कॉल कर देगा, फैक्टोरियल
4 माइनस 1 3 को इसने कॉल कर दिया हमारे पास। अब हमने याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास n जो कि 4 था मल्टीप्लाई जो फैक्टोरियल 3 का रिजल्ट आएगा वो उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हम तब तक लिख लेते हैं। ओके, सो फैक्टोरियल, सो बेसिकली जब फैक्टोरियल 3 आया हमारे पास तो सबसे पहले क्या चेक होगा कि 3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। यस, 3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड 3 इज आल्सो इंटीजर। तो हमारे लिए हमारे पास दूसरे के लिए भी ये एरर थ्रो नहीं करेगा। अब दोबारा ये चेक हो गया होगा कि क्या 3 0 और 1 में से है। सो नो, 3 0 और 1 में से नहीं है, तो 3 के लिए भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट होगी, एल स्टेटमेंट वो होगी। उसमें एल स्टेटमेंट में क्या होगा, n मल्टीप्लाई बाय किसको कॉल कर रहा है, फैक्टोरियल 2 को, फैक्टोरियल 3 माइनस 1 विच इज फैक्टोरियल 2। तो ये डायरेक्ट फैक्टोरियल 2 को कॉल कर देगा। अच्छा जी, अब फैक्टोरियल 2 कॉल हो गया, तो फैक्टोरियल 2 कॉल होते ही सबसे पहले ये चेक होगा कि 2 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। यस, इट इज ट्रू। और 2 एक इंटीजर भी है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब क्या 2 0 और 1 में से है, नो दैट इज फॉल्स। अब ये 2 के लिए भी फॉल्स हो गया। तो 2 के लिए जब भी फॉल्स हुआ तो ये हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जब एल्स ब्लॉक हमारे पास एग्जीक्यूट होगा तो बेसिकली कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 1 कॉल हो जाएगा हमारे पास। अब फैक्टोरियल 1 कॉल हो गया क्योंकि फैक्टोरियल 2 माइनस 1 1। अब फैक्टोरियल 1 हमारे पास कॉल हो गया जी जनाब। अच्छा, फैक्टोरियल 1 चेक होने से, फैक्टोरियल 1 कॉल होने के बाद सबसे पहले चेक होगा क्या ये 0 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। यस, इट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। और ऊपर से ये इंटीजर भी है, क्या 1 0 और 1 में से है, यस इट इज फ्रॉम 1। तो क्या हमारे पास रिटर्न हो जाएगा, 1 वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अब फैक्टोरियल 1 की गाइस क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कहाँ मल्टीप्लाई होनी है, तो खैर अब हमने फैक्टोरियल 1 की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई कर देनी है। तो फैक्टोरियल 2 की क्या वैल्यू हो जाएगी, f2 में से लिख देता हूँ। अब यहाँ से f1 लिख लेता हूँ, f1 की वैल्यू यहाँ आ गई। अब फैक्टोरियल की अगर हम यहाँ देखें वो स्टैक से जब वापस एड्रेस फैक्टोरियल 2 पे आएगा तो उसे पता है कि उसने फैक्टोरियल 2 माइनस 1 1 की वैल्यू n के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो n हमारे पास क्या था, 2 था इन दिस केस, ये आप 2 देख सकते हैं सही है, और 1। तो ये हमारे पास f2 की क्या वैल्यू होगी, 2 वैल्यू होगी। अब जब f2 की वैल्यू 2 हमारे पास आ गई तो f2 एग्जीक्यूट हो गया, स्टैक से हट गया। तो फिर बारी किसकी आई, फैक्टोरियल 3 की। तो फैक्टोरियल 3 में बेसिकली क्या हो रहा है, सेम चीज हो रहा है कि n किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फैक्टोरियल 3 माइनस 1 विच इज फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 3 की हमारे पास वैल्यू है, n की वैल्यू तो यहाँ 3 है, ओके। और फैक्टोरियल 2 की हमारे पास वैल्यू 2 है विच इज 3 2 आर 6। ओके, हाँ यहाँ तक हमारे पास 6 भी आ चुका है। अब गाइस फैक्टोरियल 3 भी जब स्टैक से हट जाएगा और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू बारी आएगी, तो फैक्टोरियल 4 में क्या होना है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 विच इज 3। सो f4 की क्या वैल्यू होगी, 4 मल्टीप्लाई बाय f3 विच इज 6। तो ये आ जाएगा 24। सब हट गया और आखिरी हमारे पास रिजल्ट 24 आ गया जो कि सेम एज इट इज यहाँ पे रिजल्ट है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट्स गोइंग ऑन इन होल लाइक रिकर्सिव सॉल्यूशन। सो ये बेसिकली रिकर्सिव सॉल्यूशन में होता है। आई होप सो ये काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हुआ है। आई होप सो आपको समझ आ गई हो कि बेसिकली हो क्या रहा है इस प्रोग्राम में। ओके, सो हम इस वीडियो का जो आखिरी एक पार्ट है उसकी तरफ जाएंगे जिसमें हम एक प्रोग्रामिंग लाइक मैथमेटिकल एक चीज़ होती है, फेबोनाची सीरीज। आई होप सो मैंने स्पेलिंग सही लिखे हो, फेबोनाची सीरीज। सो हम फेबोनाची सीरीज को रिकर्स, आई होप सो आपको पता हो फेबोनाची सीरीज क्या होती है। अगर नहीं पता तो मैं आपको भी बताता हूँ। हम फेबोनाची सीरीज को बेसिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं कि बेसिकली फेबोनाची सीरीज होता क्या है। सो फेबोनाची सीरीज में ना 0 और 1 हमारे पास एज इट इज होते हैं, और जो थर्ड टर्म होती है ये हमारे पास हमेशा सेम होते हैं, और जो थर्ड टर्म होती है वो इन दोनों का मतलब कि जो इन दोनों का सम है ना वो होगी 0 प्लस 1 1। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू होगी ना वो इन दोनों का सम होगी, 1 प्लस 1 2। अब जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू होगी वो इन दोनों का सम होगी, मतलब जो प्रीवियस 2 वैल्यूज है, दो जो वैल्यू है ना, थर्ड वैल्यू उनका सम होगी।
आई होप सो आप ये इतना मुश्किल नहीं है। 2 1 प्लस 1 3। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? 3 प्लस 2 5। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई? 5 प्लस 3 8। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? 8 प्लस 5 विच इज 13। इसी तरह चलते 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 अप टू 7। बेसिकली ये फिबोनाची सीरीज है। इसके लिए हम अभी रिकर्सिव सॉल्यूशन की कोडिंग करेंगे। तो इसके पाइथन में सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें इसके लिए रिकर्सिव फ्लो देख लेते हैं कि इसका रिकर्सिव फ्लो क्या होगा जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे इसके रिकर्सिव सॉल्यूशन के लिए। तो एज यू नो फिबोनाची सीरीज कुछ इस तरह से होगी: 0 1 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 3 8। अच्छा, एंड सो अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले एक हम फंक्शन लिखेंगे जिसको हम एक एन देंगे। फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि हम n इज इक्वल टू 6 देना चाहते हैं। तो n इज इक्वल टू 6 में इट शुड रिटर्न मी 0 1 2 3 4 5। इट शुड रिटर्न मी 5 वैल्यू। अब ये 5 किस तरह रिटर्न करेगा? लेट्स टेक 5 के 5 किस तरह हमारे पास आ रहे हैं आगे इस सीरीज में। सो इस फिबोनाची सीरीज में बेसिकली अगर आप देख रहे हैं तो 5 बेसिकली आ रहा है 2 प्लस 3 के सम से। अब ये 2 प्लस 3 क्या है? फॉर 5, अगर 5 n है ना जो हमें रिटर्न हो रहा है, n की वैल्यू फॉर एग्जांपल रिटर्न हो रही है n, तो हमारे पास जो 3 है वो n माइनस 1 है, सही है, और जो 2 है वो n माइनस 2 है। ओके, क्योंकि जो 3 है वो एक पोजीशन दूर है और 2 जो है वो 5 से 2 पोजीशन दूर है। अब इसका रिकर्सिव फ्लो कुछ इस तरह होगा कि हम जो n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 को, इन दोनों चीज़ों को हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे फिबोनाची के फंक्शन के साथ। तो इससे क्या होगा कि ये जो सारी पिछली वैल्यूज़ हैं बार बार कॉल होने से हमारे पास डायरेक्टली फाइंड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल जब ये 5 के लिए कॉल होगा तो 3 प्लस 2 का सम चाहिए होगा, तो 2 के सम के लिए इन दोनों का सम चाहिए होगा, 3 के सम के लिए इन दोनों का सम चाहिए, लाइक बोथ ऑफ देम विल बी इन्वॉल्व। सो हम रिकर्सिवली इन दोनों को कॉल कर करके हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। सो लेट्स जंप इनटू द कोडिंग पार्ट। सो सबसे पहले एक हम फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं फिबोनाची, और एक पैरामीटर लेगा n। ओके, सो हमने क्या लॉजिक बनाई थी कि हम n माइनस 1 की टर्म को n माइनस 2 की टर्म को रिकर्सिवली कॉल करेंगे। सो हम क्या रिटर्न करवाएंगे? फिबोनाची n माइनस 1 प्लस फिबोनाची n माइनस 2। सो ये हमारे पास बेसिकली एक यू कैन से कि हमारे पास इसका रिकर्सिव फ्लो का सॉल्यूशन बन चुका है। अब सेकंड चीज़ जो हमेशा हर लाइक रिकर्जन के प्रॉब्लम के लिए होती है कि हमें बेस स्टेटमेंट या बेस कंडीशन बेसिकली देखनी पड़ती है कि बेस कंडीशन हम इसके लिए क्या रखेंगे। अब बेस कंडीशन इसके लिए ये है कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये सीरीज स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 0 और 1 से। 0 और 1 के पीछे कुछ भी नहीं है। सो बेसिकली these two values will be involved in our like base condition statements। so हमने करना इस तरह है कि if user put n is equals to 0 तो वो उसे 0 ही रिटर्न कर दे, क्योंकि n is equals to 0 के लिए 0 ही टर्म आती है। और अगर यूजर n is equals to 1 पुट करे या वैल्यूज रिकर्सिवली कॉल हो कि 0 तक आ जाए तो 0 रिटर्न हो जाए, अगर 1 तक आ जाए तो 1 रिटर्न हो जाए। इसके लिए हम कोड लिख लेते हैं। जो स्टेटमेंट वाला कोड होगा वो बेसिकली आएगा इफ स्टेटमेंट में इफ n इन 0 और 1। सो इसमें हमने बेसिकली 1 रिटर्न नहीं करना, वो ही नंबर अगर 0 तक पहुंच आया है या 0 एंटर किया है यूजर ने तो बेसिकली 0 रिटर्न हो जाएगा। अगर 1 एंटर किया है या 1 तक रिकर्सिव सॉल्यूशन कॉल होके आ गया है तो 1 रिटर्न हो जाएगा। इस वजह से मैंने n रिटर्न कर दिया कि रिटर्न n के वही नंबर रिटर्न कर दो। अब एल्स अब जो है वो एल्स के ब्लॉक में ये रहेगा हमारे पास जिस तरह लास्ट टाइम हमने किया था। अब यहाँ तक हमारा कोड हो गया। अब जो थर्ड चीज़ जो हम हमेशा करते हैं कि जो अनडिज़ायरेबल केसेस होते हैं या अनइंटेंशनल केसेस या कुछ ऐसे केसेस कॉर्नर केसेस जो कि नहीं होने चाहिए हम उन्हें इग्नोर करते हैं। फैक्टोरियल में जिस तरह इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, सेम टू सेम केसेस ये हैं। एज यू नो फिबोनाची सीरीज कुछ इस तरह से होती है जो कि नेगेटिव इंटीजर्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, तो ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए एग्जिस्ट करती है। तो पहली कंडीशन इसकी ये होगी कि पॉजिटिव
इंटीजर्स। दूसरी कंडीशन ये होगी कि ये फ्लोट वैल्यूज होती हैं 1.1 1.2 लाइक दिस। तो फ्लोट वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये इंटीजर्स के लिए एग्जिस्ट करती है, तो नंबर शुड बी इंटीजर। तो इसी तरह ये चीज़ हम जो लास्ट टाइम की तरह इसी तरह हम एजर्ट स्टेटमेंट के साथ कर लेंगे। एजर्ट अगर n should be greater than is equals to 0 int n, और अगर n इंटीजर भी है तो इट्स ओके, अदरवाइज ये एरर थ्रो कर दो, नंबर शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, ये एरर थ्रो कर दो। अब हमारा ये प्रोग्राम काइंड ऑफ कंप्लीट हो गया। लेट्स रन इट, और मैं से फिबोनाची हम इसे वैल्यू देख देते हैं, लाइक इस वैल्यू, ओके। सो हम इसे वैल्यू दे देते हैं 5। फिबोनाची 5 के लिए इट इज रिटर्निंग मी 5। ओके, अगर हम इसको वैल्यू फॉर एग्जांपल हम इसे वैल्यू दे दें -1 दे देते हैं, -1। सो व्हाट इट इज सेइंग, नंबर शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। जो हमने एजर्शन एरर के लिए एजर्ट स्टेटमेंट यूज की हुई थी, इट इज वर्किंग फाइन। ओके, हम इसी तरह इसको देते हैं 1.1, सेम इट इज गिविंग मी नंबर शुड पॉजिटिव इंटीजर। अभी ओके, अच्छा हम इसे अभी दे देते हैं 5 टू चेक और आंसर। सो 5 हमारे पास आ गया। सो 5 हमारे पास किस तरह है बेसिकली, लेट मी शो यू गाइस कि 5 हमारे पास किस तरह है। लेट मी कॉपी दिस कोड विद मी। ओके, कोड कॉपी हो चुका है, इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले बेसिकली क्या हो रहा है कि हम n इज इक्वल टू 5 के लिए इस चीज़ को रन कर रहे हैं। तो जब n इज इक्वल टू 5 यहाँ हो गया, तो सबसे पहले क्या चेक होगा कि 5 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट एंड इट इज़ अ इंटीजर, 5 इज आ इंटीजर, सो ये भी ट्रू होगी। तो ये फर्स्ट हमारी 5 के लिए ये ट्रू होगी। अब सेकंड स्टेटमेंट जो चेक हो रही है प्रोग्राम की फ्लो में, वो ये है कि क्या n 0 और 1 में से कोई नंबर है, तो 0 और 1 में से नहीं है, ये फॉल्स होगी, मींस इफ स्टेटमेंट नहीं चलेगी। उसके बाद जो है हमारे पास क्या है, रिटर्न फिबोनाची n-1 प्लस फिबोनाची n-2 रिकर्सिवली कॉल हो रहा है। रिकर्सिवली क्या क्या कॉल हो रहा है, मैं फिबोनाची को बेसिकली फिब लिखूंगा। रिकर्सिवली कॉल हो रहा है fib n-1 विच इज 4 प्लस fib 2, ये दोनों कॉल हो गए। अब हमारे पास इनकी वैल्यूज तो नहीं है जिस तरह मैंने ऊपर बताया था, तो सेम फिबोनाची के लिए फिबोनाची हम कॉल करेंगे, सेम आएगा। यहाँ पे बेसिकली हम इन दोनों के सम करके इसमें हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हम f5 को दे देंगे। ओके, यहाँ पे इससे हमारे पास f5 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो अब फिब 4 जब कॉल हुआ, हम इसको एक एक करके लेंगे, आगे लेके जाएंगे। फिब 4 जब कॉल हो गया, सबसे पहले चेक क्या होगा कि क्या 4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है। यस इट इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। क्या 4 एक इंटीजर है। यस इट इज इंटीजर। ये फिब 4 के लिए ये पास हो गई। ओके, क्या फिब 0 और 1 में से है। नो, ये फेल होगी। तो क्या कॉल हो जाएगा, फिब n-1 प्लस फिब n-2। तो क्या कॉल हो जाएगा, फिब 4-1 3 प्लस फिब 4-2 2 कॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा। उसके बाद फिब 2 के लिए बेसिकली फिब 2 के लिए फिब 5-1 4 एंड 5-2 3, सॉरी यहाँ पे फिब 3 के लिए बेसिकली क्या कॉल होगा, सबसे पहले ये चेक होगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। yes it is greater than is equal to 0 और it is also 3 is also integer, so ये पास होगी। अभी चेक होगा कि if 3 is if 3 is 0 or 1, no it is not 0 or 1, तो ये क्रॉस हो गई। इसके बाद फिब 3 के लिए कॉल होगा फिब 3-1 प्लस फिब 3-2। तो फिब 3-1 इज बेसिकली फिब 2 प्लस फिब 3-2 इज फिब 1। ओके, अब बेसिकली हम इस पे आ जाते हैं। फिब 3 को पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, सो फिब 3 के लिए सबसे पहले चेक होगा, ये कंडीशन डायरेक्टली ट्रू होगी। आई होप सो इसको आपको समझ आ जाए कि 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 भी है और 3 जो है इंटीजर भी है, तो 3 के लिए भी ये कंडीशन ट्रू हो गई। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 0 और 1 में 3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा बेसिकली। और उसके बाद क्या हाल होगा कि फिब 3-1
which is fib2 plus fib3 minus 2 which is fib1। ओके, अब ये कॉल हो गया। अब बेसिकली हम फिब टू पे चले जाते हैं। ओके, या फिब टू की वैल्यू हमें नीचे से मिल जाएगी, सो डोंट नीड टू गो ओवर हियर, हम डायरेक्टली वहाँ वैल्यू यहाँ भी यू शुड लाइक आप इसको कंसिडर ही ना करें, इसकी वैल्यू हमें नीचे से मिल जाएगी, वी कैन डायरेक्टली पुट इट। बार बार एग्जीक्यूट करने का फ़ायदा नहीं है, सब में समझने का फ़ायदा नहीं है। अब फिब टू जब एग्जीक्यूट होगा बेसिकली, तो हमारे पास सारी की स्टेटमेंट्स उसी तरह ट्रू होगी, ये भी ट्रू होगी, ये फॉल्स होगी, और हमारे पास क्या कॉल होगा, फिब वन प्लस फिब ज़ीरो। ओके, अब बेसिकली अब हम इस फिब वन को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ये डायरेक्टली उसी तरह समझ आ जाएगी कि ये भी उसी तरह एग्जीक्यूट हो रहा है। जब फिब वन एग्जीक्यूट होगा तो बेसिकली ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो जाएगी, लेकिन यहाँ आके स्टेटमेंट ये तो यहाँ से तो निकल जाएगा प्रोग्राम, मतलब आगे चला जाएगा, लेकिन यहाँ आके जो है ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, क्योंकि 0 और 1 में 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या रिटर्न हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1। अब फिर 1 की क्या वैल्यू हमारे पास आई है, 1। ओके, सो 1 हमारे पास वैल्यू रिटर्न होगी। अब फिर 0 भी इसमें 0 एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसमें भी क्या हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, n 0। अब हमारे पास फिब वन की बेसिकली वैल्यू आ गई कि 1, फिब ज़ीरो की वैल्यू आ गई है हमारे पास 0, फिब वन की वैल्यू हम 1 यहाँ भी लिख देते हैं, और फिब टू की क्या वैल्यू है, फिब टू वॉज फिब वन प्लस फिब ज़ीरो, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ से भी हमारे पास 1 वैल्यू आ गई। अगर आपको समझ नहीं आई तो फिब टू वॉज बेसिकली f1 प्लस f0। ओके, सो f1 की हमारे पास वैल्यू 1 आई थी, और f0 को हमारे पास वैल्यू 0 आई थी, तो 1 प्लस 0 एज यू नो कि 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिब थ्री वॉज इक्वल टू, यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं। फिब थ्री किसके इक्वल था, फिब टू प्लस फिब वन, दोनों की हमारे पास वैल्यू है 1 और 1, तो यहाँ से हमारे पास 2 आ गया। अब उसके बाद हमारे पास अब हम ऊपर से नीचे आए थे जब रिकर्जन कॉल हो रही थी, आपको इसी तरह प्रोग्राम को समझने के लिए फिर बैकवर्ड जाना पड़ता है। अगर आप वैल्यूज पुट करके प्रोग्राम के जो है गो थ्रू करते हैं, तो यू हैव टू गो बैकवर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। अब हमारे पास फिब थ्री की वैल्यू 2 है, और फिब वन की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो फिब फोर किसके इक्वल था, फिब थ्री प्लस फिब टू, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ओके, सो हमें हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, n इज इक्वल टू 5 मीन्स फिब 5 की ना, तो फिब 5 फर्स्ट इज इक्वल टू फिब 4 प्लस फिब 3 विच इज 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। एज यू कैन सी जो हमारे पास रिजल्ट आया था फिबोनाची 5 से विच इज 5, और जो हमारे पास इधर रिजल्ट आया वो सेम है। So this was it for the video guys. I hope you like it, or I tried to cover everything that I know about recursion, और I think so कि मैंने काफ़ी डिटेल में ये वीडियो बनाई है, एंड इसमें मैंने आई ट्राइड टू कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ रिकर्जन। मैंने स्टैक कवर किया फंक्शन के साथ, लाइक कुछ रिकर्सिव फंक्शंस के साथ स्टैक का क्या बिहेवियर होता है और किस तरह स्टैक काम करता है, और आई ट्राइड टू एक्सप्लेन एवरी प्रोग्राम सो डैट कि आप उसके व्हाट इज़ हैपनिंग इन द बैक आप उसको अंडरस्टैंड कर पाए। थैंक यू सो मच।